नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी की। ईरान का इजराइल पर 35 मिसाइलों से जवाबी हमला। 14 शहरों में 86 लोग घायल। पहलगाम हमला, आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। एनआईए ने पहलगाम से अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर से जुड़े। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी ने महालक्ष्मी नगर के प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को हिरासत में लिया। सुबह पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को भी धर दबोचा। दिल्ली में कोरोना का कहर, एक और मरीज की हुई मौत। नई लहर में अब तक 17 की गई जान। देहरादून के आसा रोड़ी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार सीमेंट से भरे ट्रक में घुसी। हरियाणा के 4 लोगों की मौत, 1 घायल। गुजरात के अमीरगढ़ में 2 घंटे में 4 इंच बारिश। राजस्थान में दिल्ली गुजरात हाईवे पर भरा पानी। एमपी राजस्थान में 6 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष थम नहीं रहा था और अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे ग्लोबल हालात और भी चिंताजनक हो गए। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई है। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने की बात और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। परिसर में दोनों संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहे। आपको बता दें एनएफएसएल देश की सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब है। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। वहीं एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान के अध्ययन के लिए देश का शीर्षस्थ संस्थान है। और अब सीएफएसएल भी आ जाएगी। इससे हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अब किसी को अन्य राज्य में भी नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली भी फोरेंसिक नमूनों को जांच के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जांच नवा रायपुर अटल नगर में ही हो जाएगी। और युवाओं के लिए, जैसा मैंने कहा, रोजगारी का और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा मौका यहीं पर चालू हो जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गेरोला थाना क्षेत्र के गोडरी चौकी इलाके का ये मामला है, जहां पर फोकट पारा इलाके में रहने वाला चेतन पनिका दोपहर अपने घर पहुंचा, जहां पर वह अपनी पत्नी सुषमा पनिका से खाना बनाने को बोला। उसी बात पर दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नाराज पति चेतन पनिका ने अपने पास रखे धारदार टंगिया से पत्नी सुषमा पर हमला बोल दिया। मां की चीखने की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में मौजूद बेटा आर्यन वहां पहुंचा तो आरोपी पिता उसके ऊपर भी हमलावर हो गया। हमला करने की कोशिश की। आर्यन बिना किसी देरी से वहां से बाहर भाग गया और आसपास के लोगों के साथ वापस घर आकर देखा तो उसकी मां सुषमा खून से लथपथ अवस्था में थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने पूरी घटना की जानकारी खोडरी पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही खोडरी पुलिस चौकी मौके पर पहुंचकर आरोपित पति चेतन पनिका को हिरासत में लिया है और मृतका सुषमा पनिका के शव को अग्रिम कार्रवाई के लिए अस्पताल भेजा। कहाँ के रहने वाले हैं?
क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? मम्मी का पापा ने मम्मी को मतलब टंगिया से मार दिया। क्यों मार दिया कुछ समझ में? मैं घर पे था तो मतलब पापा आए और गाली गलौज करने लगे, बोले खाना बना दो, मतलब गाली खाना बनाने के लिए बोले। उसके बाद गाली भी देने लगे, पिए थे। फिर वो हमारी मम्मी गई घर में, उसके बाद मम्मी को चिल्लाने का आवाज़ आने लगा है ना। फिर मैं गया दौड़ के तो देखा कि पापा के हाथ में वो टंगिया था। तो टंगिया उठा लिए फिर मारने के लिए, तो मैंने पकड़ा था टंगिया को हाथ में मेरे को मारने के लिए। मैं पकड़ा, उसके बाद डर गया कि टंगिया है करके, फिर वापस भाग गया। खबर शेखुपुरा से है। आपको बता दें जहां बिहार के शेखुपुरा से खबर, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों पर जोरदार चोट करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। चेवाड़ा थाना क्षेत्र के शेखुपुरा को सिकंदरा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 333A पर होटल के निकट से पेट्रोल टैंकर से की जा रही करोड़ों की शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। टैंकर में छिपाकर लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त करते हुए पुलिस ने चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ करते हुए पुलिस आगे की जांच में जुटी है। जिससे शराब चल रहा है और उसके संदर्भ में हमारे थानाध्यक्ष करंडे को सूचना मिला। उसके बाद फिर चेवाड़ा को सूचना मिला। हमारे DIU के सारे पदाधिकारियों को उस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोगों ने लगाने के क्रम में केदार होटल के पास तेल वाला टैंकर संदिग्ध अवस्था में खड़ा पाया गया। उस समय ड्राइवर जो है गाड़ी को लेकर के निकलने ही वाला था। तब तक हमारे चेवाड़ा थाना और DIU की टीम पहुंची और उसको जांच की तो पाया कि पूरा टैंकर जो है पूरा भरा हुआ शराब उसमें उसके 3 चैम्बर में रखा हुआ था। गिरिडीह से है जहां देवरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव के पास पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त पिकअप से 1008 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स की 40 और रॉयल स्ट्रेक की 2 पेटी शराब पकड़ी गई, जो लकड़ी के बॉक्स में छिपाकर ले जाई जा रही थी। अनुमंडल पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि वाहन चालक बिहार के समस्तीपुर निवासी रामनारायण कुमार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वाहन मालिक छोटू साहनी और शराब तस्कर राजू साहनी आदि के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिन लगभग 12 बजे थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर नवादा के पास एक पिकअप एक्सीडेंट हो गया। इसी क्रम में यहाँ का थाना प्रभारी अपने टीम के साथ वो घटना पिकअप वहाँ गया तो उन्होंने पाया कि पिकअप वैन में पूरा बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड का दुमका जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ धार्मिक आस्थाओं को भी समेटे हुए है। सरैयाहाट व जरमुंडी प्रखंड स्थित नाग वासुकी व सुखजोरा नाग मंदिर जन आस्था और विश्वास का प्रतीक माने जाते हैं, जहां हर वर्ष 22 जून से 7 जुलाई तक 15 दिवसीय विशेष पूजा अर्चना आयोजित होती है। इस 15 दिवसीय धार्मिक आयोजन में आसपास के ही नहीं बल्कि दूरस्थ स्थानों से भी श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहता है। इस दौरान कच्चे दूध और आम को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। साथ ही इस अवधि में समूचे क्षेत्र में लोहे से खुदाई व मांसाहार पूर्णतः वर्जित रहता है। ये परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश देती है। खबर बोकारो से है, जहां पिंटरा जोरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने शराब लोड कर जा रहे ट्रक को जब्त किया है। ट्रक पर अंग्रेजी शराब की करीब 1000 पेटियां लोड थीं। ट्रक पंजाब में पंजीकृत होने की वजह से माना जा रहा है कि पंजाब से शराब लोड कर गाड़ी अवैध शराब की खेप पश्चिम बंगाल पहुंचाने जा रहा था। बताया गया कि हिरासत में लिया गया ट्रक चालक जाँच दल को कोई कागज नहीं दिखा सका, जिससे आगे होने वाली पूछताछ में शराब तस्करी के बड़े गिरोह का खुलासा होने की संभावना है। काम कर रहा है।
अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे लखनऊ से। हम खबर जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल वाराणसी के अहम दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी आएंगे गृह मंत्री। 24 जून को वाराणसी में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री का करेंगे स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। चारों राज्यों के मुख्य सचिव नीति आयोग के सदस्य शामिल होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद के प्रतिनिधि व 100 विशिष्ट जन भी शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, वाराणसी के अहम दौरे पर कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? इस दौरान अमित शाह के क्या कार्यक्रम है? देखिए मनोज, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वाराणसी के दौरे पर हैं और मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है। ये संगठनात्मक बैठक है। वो संगठन की समीक्षा करेंगे, जो भाजपा का संगठन है उसको कई विभागों में बांटा गया है। उसमें मध्य क्षेत्र, जो वाराणसी का क्षेत्र जो है वो मध्य क्षेत्र में आता है। और जो बैठक है वो मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय परिषद की वो 24 जून को होगी। और उसमें गृह मंत्री के साथ साथ कई मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य शामिल होंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि सहित लगभग 100 विशिष्ट जन शामिल होंगे। और पूरा देखिए आगे आगामी चुनाव है और जो 27 का चुनाव है और जो आगे के रणनीतियां हैं, जो संगठनात्मक विश्लेषण है, उस पर पूरा गंभीर मंथन होगा और उस मंथन से आगे की भविष्य की रणनीतियां तय होंगी। जी मनोज। हाँ बिल्कुल अभ्युदय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्री अमित शाह 24 जून को वाराणसी पहुंचेंगे और इस दौरान अहम बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अगली खबर, जहां हाईटेक युग में लाचार दिखी तेजी बाजार पुलिस। गोलीकांड के बाद 100 को पिकअप वाहन में लादती नजर आई। मृतक के 100 को चारपाई पर रखकर पिकअप में लादा गया। 100 पिकअप वाहन में लादने का वीडियो वायरल हुआ है। दलित युवक मयंक गौतम की गोली मारकर हत्या हुई। घटना के बाद नहीं दिखा मौके पर, नहीं दिखी एम्बुलेंस और 100 वाहन। अज्ञात बदमाशों ने मयंक गौतम को मारी गोली। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फिलहाल फरार हुए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगाई हैं। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले के तेजी बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तेजी बाजार की चित्तौड़ी गांव की घटना है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, निलंबित आईएएस की विवेचना की मांगी अनुमति। एसआईटी को कहानी, आपको बता दें एसआईटी को करनी आईएएस अभिषेक प्रकाश की जांच। एसआईटी ने गृह विभाग को पत्र भेजकर मांगी अनुमति। बयान में आया था आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम। एसआईटी ने गृह विभाग को पत्र भेजकर मांगी अनुमति। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बयान में आया था आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम। सौर ऊर्जा कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी से कमीशन का यह मामला। बढ़ेगी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे निलंबित आईएएस की मुश्किलें। लखनऊ से अहम खबर, निलंबित आईएएस की विवेचना की मांगी गई अनुमति। अभ्युदय अवस्थी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभ्युदय, एसआईटी को आईएएस अभिषेक प्रकाश की जांच करनी है जिसको लेकर अनुमति मांगी गई है, क्या है पूरा मामला?
ये जो सोलर की कंपनी थी, जो सोलर संयंत्र लगाने की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जमीन मांगी गई थी, उसमें एक उनके मालिक दत्ता साहब थे। दत्ता साहब ने शिकायत की थी कि जिसमें आरोप था कि अभिषेक प्रकाश ने उनसे 400 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है, और उस शिकायत पर अभिषेक प्रकाश निलंबित हुए थे और निलंबन के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी जांच कर रही थी। और उसी क्रम में जो एक प्रक्रिया है कि किसी सिविल सर्विसेज के अधिकारी के खिलाफ अगर इस तरीके से कोई प्रकरण आता है, जो एक सेट पैटर्न है, एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि गृह विभाग से उसकी अनुमति, विवेचना की अनुमति मांगी जाती है, उसी एक साधारण प्रक्रिया के तहत एक पत्र पहुंचा है गृह विभाग को, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो आईएएस है अभिषेक प्रकाश, उनके खिलाफ विवेचना शुरू करनी है। उस विवेचना शुरू करने के लिए एक अनुमति की आवश्यकता है और इसमें गृह सचिव यानी कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद हैं, उनको अनुमति देनी है। और उम्मीद है कि चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस की नीति का एक परचम लगा है, उसी क्रम में अनुमति मिल जाएगी और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होने की संभावना। हाँ बिल्कुल, अभिदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ेगी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें, निलंबित आईएएस की विवेचना की मांगी गई अनुमति। और अगली खबर गोंडा से है। पानी बढ़ने के साथ घाघरा नदी में वारदात। आपको बता दें, मगरमच्छ ने 13 साल के बच्चे को बनाया अपना निवाला। भैंस नहलाने गया बच्चा, भैंस नहलाते बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बनाया। बच्चे को खींचकर गहराई में ले गया मगरमच्छ। मगरमच्छ से बच्चे को छुड़ाने का प्रयास बेअसर नजर आया। गोताखोरों की टीम मौके पर जाल डालने के बाद भी नहीं मिली सफलता। सोनोली मोहम्मदपुर का रहने वाला नान यादव, उमरी बेगमगंज के सोनोली गांव की घटना है। उमरी बेगमगंज के सोनोली गांव की घटना है। और अगली खबर बरेली से, जहां नशा तस्करों पर बारादरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1.5 करोड़ के मादक पदार्थों सहित 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 1 किलो 439 ग्राम स्मैक व 552 ग्राम चरस बरामद हुआ। आरोपियों के 3 साथी फरार होने में कामयाब रहे। नेपाल से लाकर बरेली, दिल्ली व उत्तराखंड में करते थे सप्लाई। व्हाट्सएप पर कोड वर्ड में करते थे आपस में बातचीत। जिले के आरटीओ नंबर पर सेव करते थे ग्राहकों का नाम। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। बारादरी थाना क्षेत्र के पशुपति विहार के पास से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। बरेली सर्किट स्टेशन में लगातार संगठित अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है और इसी के क्रम में थाना बारादरी पुलिस द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इनके पास से हमें 1.4 kg स्मैक और 500 ग्राम सुल्फा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास से जो घटना में प्रयोग की जाती थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद की गई है। जो 2 नोटेबल चीज़ें हैं इस केस में वो यह है कि इनके द्वारा कभी भी नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क्स को यूज़ करके कॉलिंग नहीं की जाती थी। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। बहराइच से अगली अहम खबर, जहां तस्करी कर लाई जा रही पशुओं की हड्डी। भारी संख्या में पशुओं की हड्डी की खेप बरामद हुई है। नेपाल राष्ट्र से भारत लाई जा रही थी खेप। 45 बोरी में बरामद हुई पशुओं की हड्डी की खेप। जंगल के रास्ते नेपाल सीमा से भारत में किया प्रवेश। 45 बोरियों में जानवरों की हड्डियों का भरा था चूरा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के सुब्रातीपुरवा निवासी है आरोपी। तीनों अभियुक्त मेराज, नसरुद्दीन व परवेज गिरफ्तार हुए। मोतीपुर थाना क्षेत्र के बलाई गांव से हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। थाना मोतीपुर इलाके के बलाई गांव का यह पूरा मामला है। तीनों अभियुक्त मेराज, नसरुद्दीन व परवेज गिरफ्तार किए गए हैं। 45 बोरियों में जानवरों की हड्डियों का भरा हुआ था चूरा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के बलाई गांव से हुई गिरफ्तारी।
अगली खबर कानपुर से, जहां समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में लोगों को देहदान का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मेधावियों का उत्साहवर्धन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेधावियों ने स्वयं है ऐसे कार्यक्रम में बच्चों में प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित कर समाज के नवनिर्माण देहदानियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि सेवा समिति लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार और सामूहिक विवाह और आदि सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही 29 लोगों द्वारा देहदान का संकल्प लेने की जानकारी दी। एक 120 हाई स्कूल इंटर के बच्चों का सम्मान किया गया है और 30 लोगों ने देहदान किया है। ये हर साल हमने ये संकल्प लिया है कि 1000 लोग देहदान करेंगे, ये हमने संकल्प लिया है और ये बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। देखिए, आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम हमारी समाज कल्याण सेवा समिति, इसके संस्थापक धनीराम पैंथर जी हैं। उन्होंने मेधावी छात्र सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया है और बड़ा ही सराहनीय कार्य है। पूरे जनपद के जो हमारे मेधावी छात्र हैं हाई स्कूल इंटर में, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मान भी दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर अंबेडकर नगर से है। आपको बता दें, जहां पीजी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां कॉलेज के प्रांगण में पूर्व मंत्री व विधायक राम अचल राजभर द्वारा संघर्ष मोर्चा के तहत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व विधायक राम अचल राजभर शामिल हुए। इस दौरान विधायक राम अचल राजभर ने कहा कि यही बच्चे आगे चलकर IAS IPS की तैयारी करेंगे और समाज की मुख्य धारा के साथ देश के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमारे बच्चे लक्ष्य मानकर टारगेट करें। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के बीच में कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर से पास हुए हैं या कम नंबर से, माँ बाप के आदेशों का पालन करते हुए, गुरुजनों के आदेशों का पालन करते हुए अपने मंसूबे में आगे बढ़ें। हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मेधावी आपको बता दें छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। वह अच्छी शिक्षा अध्ययन करें। शिक्षा एक ऐसा धन है जो इसको कोई बांट नहीं सकता है, और छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। महाविद्यालय में हमारे साथ पूर्व परिवहन मंत्री व वर्तमान विधायक रामचल राजभर जी मौजूद हैं। इन्होंने कुछ बच्चियों को जो है साइकिल का वितरण किया है। इनसे बातचीत करेंगे किस के तहत इनको इसका जो है वितरण किया और क्या ये संदेश समाज में देना चाह रहे हैं। मंत्री जी, आपने जो है आज कुछ बच्चियों को साइकिल का वितरण किया है, तो समाज में ऐसा क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो मेधावी छात्र छात्राएँ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे, उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए और भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज के प्रबंधक श्री संजय राजभर द्वारा जन संघर्ष मोर्चा के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को आज साइकिल देकर पुरस्कृत किया गया। ये बच्चे आगे चलकर IAS IPS की तैयारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की तैयारी करें और समाज की मुख्य धारा के साथ साथ देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमारे बच्चे लक्ष्य मानकर, टारगेट मान लें कि हमें ये बनना है, तो उस तरह ये पढ़ाई करें, शिक्षा का अध्ययन करें। तो इसी क्रम में मैं सर्व समाज के बीच में कहना चाहता, जो भी बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर से पास हुए हैं या कम नंबर से, वो जो भी एडमिशन लें, मेहनत से माँ बाप के आदेशों का पालन करते हुए, गुरुजनों के आदेशों का पालन करते हुए वो अपने मंसूबे में आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। और आज भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में छात्र छात्राएँ जो 80% के ऊपर अंक पाए थे, उनको जो है साइकिल वितरित किया गया है और बच्चों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये सलाहियत दी है, ये सुझाव दिया है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड को छोड़ते हुए, तसते हुए अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में अध्ययन करते हुए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, ज्योतिबा फूले हैं, पहली शिक्षिका महिला महात्मा सावित्रीबाई फूले हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, और इसी तरह जितने और भगवान गौतम बुद्ध हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, उनके इतिहासों, उनके
उनके सच्चाइयों जो उन्होंने काम किया है उसका इतिहास में मनन करते हुए, अध्ययन करते हुए, अपने लाइफ में, ज़िंदगी में उसका पालन करते हुए आगे बढ़ें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंसान ठान ले तो नामुमकिन लक्ष्य को भी मुमकिन किया जा सकता है। प्रयागराज के गौरव मालवीय ने भी ऐसे ही जोश और जुनून के साथ 2,74,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने की ठानी है। 51,000 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी भी कर चुके हैं। मालवीय ने 2029 तक पदयात्रा का नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। केदारनाथ में बाबा के दरबार में माथा टेक कर लौट रहे गौरव मालवीय ने मुजफ्फरनगर के जानसठ बाईपास पर ट्रांसपोर्टर शुभम भारद्वाज के सहयोग से भंडारा किया। सनातन धर्म का प्रचार करते हुए मालवीय का काफिला अब हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के गौरव मालवीय ने 13 सितंबर 2021 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अपनी पदयात्रा का आगाज किया था। हालांकि गौरव का सपना भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करने का था, मगर किन्हीं कारणों से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ पदयात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठानी। जी मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया है 13 सितंबर 2021 को अपने जनपद कौशाम्बी से, और अभी चले हुए मुझे 45 मिनट से ज़्यादा होने वाले हैं, जो कि मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट किया। अब तक 51,500 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप सबको बता दें कि अभी वर्ल्ड में जो हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 2,20,288 किलोमीटर का, जो कि अमेरिका के एक पाइपलाइन इंस्पेक्टर द्वारा बनाया गया था, जो कि इस रिकॉर्ड को बनाने में लगा था उनको 37 साल के लिए, और अभी तक इस रिकॉर्ड को किसी ने ब्रेक नहीं किया। इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का टारगेट मैंने शायद भोलेनाथ की इच्छा से मेरे ऊपर आई, और अब आने वाले, अगर सभी का सपोर्ट रहा हो, भोलेनाथ का आशीर्वाद, तो आने वाले समय में उस रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाकर 2,74,000 किलोमीटर का भारत का नाम रोशन करेंगे पूरे विश्व में। कानपुर में रविवार सुबह पुलिस कमिश्नर आवास के सामने तेज रफ्तार कार सवार ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि उस पर बैठी 2 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा हादसा वहां पर लगे CCTV में कैद हो गया। अग्वाल टोली पुलिस अब सूचना पर पहुंची और घायलों को उर्सला में भर्ती कराया। कार चालक की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। आज सुबह समय लगभग 7 बजे के क्षेत्र के अंतर्गत एक रिक्शा व कार के बीच भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई, उसे अस्पताल ले जाया गया था। इसमें टीम गठित कर दी गई है पहचान करने के लिए किस गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया है। वह जो मृतक है उनके परिवारों द्वारा तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अगली विधि कार्रवाई की जाएगी। ये आज सुबह कुछ दुर्घटना हुई है, किसी अज्ञात गाड़ी ने वहीं मेरा आवास के पास थोड़ा सा उनको अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी रिक्शा पे पीछे से। 2 बार टक्कर मारी, एक बार टक्कर मारी, इससे रिक्शा पलट गया, फिर उनको रौंद के आगे निकल गया। वो आपको कैसे जानकारी? ये हमें किसी वहीं के व्यक्ति ने वहाँ पे नंबर से कॉल करा हमने। जो ये रिक्शा पे सवारी बैठी थी उसने हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी है। लिखी हुई कार्रवाई देखी क्या होती है, पुलिस कह रही है हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए वो कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। खबर गाजियाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दावा किया है कि सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं का भरण पोषण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए गाय पालकों को दी जा रही धनराशि में इजाफा करते हुए 30 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय किया गया है। दूसरे राज्यों से गाय खरीद कर लाने वाले प्रदेश के गौपालकों को 2 गाय पर 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में गौवंश को लगने वाले टीकों की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया। ऐसा है ना, जो सेक्स सीमन जो दिया जा रहा है उससे तो बछिया ही पैदा होगी, 60 पैदा नहीं होंगे, लेकिन जो देसी नस्ल के सीमन है उनसे कुछ होता होगा, तो उसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको तत्काल कहीं हो जा रहा है तो 3 महीने के अंदर विभाग उसका बधियाकरण करने का काम करेगा। अभी आप वीडियो माध्यम से एक पत्रक छपवा कर हमारे अखबार को भी दिला दीजिए कहाँ योजना है। बाकी क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम सीडीओ के बैठे क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इसका हम प्रचार करा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली खबर का। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ
जहां कृष्णानगर और केसरी खेड़ा के बीच आवागमन करने वाले हजारों लोगों को हर रोज यहां के रास्ते अधूरे बने खड़े फ्लाईओवर को देखकर सिर पकड़ने को मजबूर कर रहे हैं। 17 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर लोगों को जाम रहित आवागमन सुविधा मुहैया होने का सपना दिखाया था। हालांकि क्षेत्रीय सांसद रक्षा मंत्री के प्रयासों के परिणाम स्वरूप फ्लाईओवर निर्माण में अब तक 75 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी विभागीय उदासीनता के परिणाम स्वरूप जून 2025 बीतने के करीब है, लेकिन ये अधूरा खड़ा है। आज हम लोग लखनऊ के कृष्णानगर के केसरी खेड़ा क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। पीछे बारिश हो रही है, आप देख पा रहे हैं, और हम लोग फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर के ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज की रिपोर्टिंग की वजह बारिश नहीं है, बल्कि जिस फ्लाईओवर के नीचे हम लोग खड़े हैं वो फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर को लखनऊ वासियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ लोग इसको लखनऊ का 8वां अजूबा बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको घर पे जाने वाला फ्लाईओवर बोलते हैं। पवन जी, क्या कब से ये फ्लाईओवर का मतलब कि निर्माण आरंभ हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ है वो शुरू हुआ है फरवरी में, 2 फरवरी से। 2 फरवरी, हाँ, 2024 में। और कब से ये काम रुका हुआ है? लगभग आज 6-7 महीना हो गया है ये काम जो है इस समय रुका हुआ है। और इसमें मामला जो आ रहा है वो ये बिल्डिंग का मुआवजे को लेकर है, जो कि मुआवजे को लेकर जो है उन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कई बार हम लोगों ने पूछा भी, आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर, हर तरफ जो है आने जाने की बहुत दिक्कत है। और अगर अभी शाम होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ कितने लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ इतना जाम लग जाता है, ना तो रोड ही सही करके दी गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है लोग आवाजाही कर सकें, वो भी हालात यहाँ पे सही नहीं है। कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है नाला नहीं है कि पानी निकल सके, ऐसी कोई समस्या है। मतलब आप समझिए कि हम एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। 13 साल हुआ है हमको लाइट मिले हुए, आप समझ सकते हैं। आलमबाग क्षेत्र से हम 6 किलोमीटर की दूरी पे हैं, एयरपोर्ट से हम 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हमको 13 साल हुआ है लाइट मिली इस जगह को। और उसके बाद में जो है अब ये जब बन रहा था तो इसको तुरंत से तुरंत बन जाना चाहिए था। पहले तो भूमि अधिग्रहण पहले नहीं किया गया, पहले सबसे पहले इसी को बना दिया गया। अच्छा, कि शाम को कितनी देर का कम से कम यहाँ पर जाम लगता होगा, आप बता सकते हैं? 3 से 4 घंटे का जाम होता है, एक जाम। और ये जाम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, अभी शुरू हो सकता है, और ये पूरे दिन लग सकता है, पूरी रात लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो देख सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो कितने ही परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। 3-3, 4-4 घंटे का अगर जाम एक जगह पर लगेगा, और जो शहर में इतने एयरपोर्ट के पास रह रहा हो और उसको इतनी किल्लतों का, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी स्थिति और परिस्थिति क्या होगी। स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। जो 74 करोड़ रुपए इस फ्लाईओवर को पास करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं, कहीं ना कहीं इन लोकल और आम जनता के ही पैसों से ये स्वीकृति मिली होगी, लेकिन फिर भी आज भी इन परेशानियों का ये सामना करते हुए यहाँ पर जूझ रहे हैं, जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं रणवीर सिंह, के न्यूज़, लखनऊ। भारी पड़ गया। आरोपी रोहित यादव निवासी ग्राम सोनाली थाना भलुवनी को कोतवाली पुलिस ने धमकाने के 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। शिकायत मिलने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी विक्रांत वीर ने 4 टीमों का गठन कर जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी। सोशल मीडिया पर वायरल धमकी भरे ऑडियो की पुष्टि कर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने आरोपी को उसके गाँव से दबोच लिया। खबर बलिया से है, जहां नरही थाने में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर ने बताया कि नरही थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 150/25 धारा 137(2) के संबंध में राजा खान को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के लिए थाने पर लाए जाने के बाद उसने किसी नुकीली चीज से गर्दन पर वार कर लिया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बलिया के नरही अपराध संख्या 150/25
धारा 137(2) के अंतर्गत एक व्यक्ति राजा खान को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था, जहां पर उसके द्वारा अपनी गर्दन में किसी नुकीले चीज से वार कर लिया गया। तत्काल उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। संपूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा की जा रही है। तो देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बहेड़ी राजपूताना आपको बता दें बड़ेड़ी राजपूताना इलाके में आज सुबह करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित टेढ़ी बियर और मोड़े की एक दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई। दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। आग की लपटों ने दुकान को पूरी तरह से चपेट में ले लिया, जिससे वह जलकर राख हो गई। हाँ कोई नहीं, सही किया आपने, ये बगल में भी है ना। खबर लक्सर से है, जहां 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा ने त्रासदी की ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। लोग उन जख्मों के दर्द से आज तक करा रहे हैं। 2013 में नीलधारा गंगा में आई बाढ़ से बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के राम सहवाला गांव तक तटबंध टूट गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी। नीलधारा गंगा के कहर ने लोगों को घर से बेघर कर दिया था। आते हैं पर कोई देख कर चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता है, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता कोई। आज जिस टाइम बारिश बुरिश का वो होंगे तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख देख के जाते हैं सब। ऐसे जो भी प्रशासन आता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी सारे ऐसी बांध पे ऐसी गड्ढे गड्ढे हुए पड़े। कुछ दिन सारे में बंदे को पानी पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं ले आ सकते। ये बंदा भी डायरेक्ट असर जाएगा फिर गंगा का। पानी ज़्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठा होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है। और जो गंगा पानी है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा असर होता है तो गाँव की साइड भी पहुँच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले उसकी मरम्मत होनी ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों और फसल नुकसान हो। की कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो क्या क्या परेशानी है? इससे तो बहुत परेशानियां है। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। इससे बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मुआयना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग के अधिकारी प्रेजेंट थे। उसमें हमने जो हमारे जो अभी मानसून सीजन है वो आने वाला है और आपदा से रिलेटेड अगर कुछ भी जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक हमने आज मीटिंग बुलाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे और क्या हमारा रिस्पांस रहेगा अगर कोई आपदा आता है। तो इसमें मेनली हमारा जो यहाँ पे लक्सर में है कि पानी भरने का एक जो मेन प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई कि उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जा रहा है। हमने एक सभी ऑफिसर्स को लक्सर भेजा हुआ है, जिसमें एडीएम साहब हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। वो सभी जगह आज निरीक्षण कर रहे हैं। शाम तक उसकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। अगर कहीं भी कोई अवशेष कार्य होगा तो हमारे पास सफिशिएंट धनराशि उपलब्ध है, उस कार्य को तत्काल करा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते गांव में अब चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार करीब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिसके चलते युवाओं में चुनाव को लेकर जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। जहां पहले पंचायत चुनाव में उम्रदराज लोग ही सामने आते थे, वहीं अब युवा वर्ग चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है, जिनमें से कुछ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोगों की सेवा का सपना लेकर आगे बढ़े हैं। भाजपा के युवा नेता और भावी प्रत्याशी नीरज कुमार भी उन्हीं युवाओं में से एक हैं, जो अपने समर्थकों के साथ अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। युवाओं को रोजगार का रहेगा, क्षेत्र में जो बढ़ता नशा है इसका रहेगा, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा खराब है उस पर रहेगा,
और जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए मेरा हमेशा से एक सपना था कि यहाँ पे एक हमारा कॉलेज खुले। उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत थे और अभी भी अब जिला पंचायत के रूप में हम यहाँ पे कार्य करेंगे। तो मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरा जो रोजगार की सुविधाएं हैं उन्हें यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि 3 जगह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, पर उसके बावजूद भी क्षेत्र के युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रन टू लिव के सहयोग से 14 सितंबर को नैनीताल में 14वीं मानसून मैराथन का आयोजन होगा। रन टू लिव के संयोजक हरीश तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में आयोजित होगी। इसमें ओपन, वेटरन, पुरुष, महिला, रन फॉर फन, बालक और बालिका वर्गों को शामिल किया गया। प्रत्येक वर्ग में पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिस्पर्धियों को नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रन फॉर उत्तराखंड थीम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। प्रतियोगिता में कई जाने माने धावक हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ के स्थानीय धावकों को मिलेगा और वे भविष्य में नैनीताल सहित राज्य का नाम रोशन करेंगे। मैराथन का 14वां संस्करण है और इस बार चूँकि हमारे प्रदेश को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए हमने जो दौड़ का नाम रखा हुआ है वो रन फॉर उत्तराखंड रखा हुआ है। साथ ही जो उसमें एक टैगलाइन है वो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, चैलेंज द हिल्स और एम्ब्रेस द मानसून, जिसमें हिल्स और मानसून दोनों को हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमेशा ही रहता है और हम चाहते हैं इस समय थोड़ा सा इस मौसम पे यहाँ का टूरिज़्म और बड़े पहाड़ों का और सब लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, ये हम लोगों की एक उम्मीद है। खबर देवप्रयाग से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के 84 स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक केंद्र में धरोहर संवाद 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक धरोहरों में शामिल नौले, धारे, रामलीलाएं, परंपरागत मेले और धार्मिक यात्राओं को धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ढोल, दमों जैसे पारंपरिक वाद्यों के संरक्षण के लिए वादकों को निःशुल्क वाद्य दिए जा रहे हैं। पुस्तक, कुंभ और पारंपरिक पकवानों की प्रस्तुति ने भी लोगों को आकर्षित किया। धरोहर न्यास के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यह आयोजन लोक साहित्य, सांस्कृतिक विज्ञान के समन्वय का प्रयास है। वरिष्ठ ढोल वादक मोहन राम अपनी 3 पीढ़ियों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी कला को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की बात कही। संस्था को ढेर सारी बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो हमने पहल किया, निश्चित तौर पर आपने देखा, मैं कह सकता हूँ कि वाद्य यंत्र आप देख लीजिए, हम भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम भी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद भी किसी गांव के, हमारे गांव में दूसरे गांव से मंगाते हैं। तो आज आवश्यकता है इसको रोजगार के रूप में लेने की, आज आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार हमारी सरकार जो कर रही है। और निश्चित तौर पर जो है, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ढोल डमों की जो विधा, जो म्यूजिक जो बच्चे सीखेंगे उनको सिखाने का काम करेंगे। और वास्तव में हमारी मूल जड़ यही है, हमारी मूल आवश्यकता यही है। और आने वाले समय आप देखिए कि आज तो टेलीकॉम का, डिजिटल का ज़माना चल गया है, आज टेलीफोन का ज़माना है। लोग कहते थे बारात कहाँ पहुँची, ढोल वाला जो ढोल बजाता था तो लोग कहते हैं बारात उस खाल में चल रही है। जब ढोल दूसरी ताल मारता लोग फाड़े गदरे में चल रही। तो आप देख लीजिए उस ज़माने में एक जो है संचार का काम ढोल डमो करते थे, वाद्य यंत्र जैसे बजता था और वैसी जो है हमको संकेत मिलते थे। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार, माननीय मंत्री इसको आगे बढ़ाने का काम करें तो आने वाले समय इसके अच्छे परिणाम होंगे। इसको हम स्वरोजगार के रूप में भी अपनाने का पूरा काम करेंगे। सोहनलाल है और मैंने बचपन से ढोल पे काम किया, तो मेरा जो जीवन का रास्ता है वो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा का स्रोत दिया कि वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ किया कि ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहाँ पे भी कई लोग बुद्धिजीवी आए ढोल दमाओं के बारे में कहने के लिए। वहाँ पे एक ऐसा सम्मेलन हुआ, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहाँ पे हमारे डीआर पुरोहित जी आए, नेगी जी आए और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ढोली आए। तो वहाँ से मुझे ये हुआ कि ढोल पे काम करना चाहिए। तो हमने ढोल पे पहले केवल ढोल डमाव होता था, उनके बाद हमने वहाँ से जो हमने सीखा तो हमने
4 लोग या 5 लोगों की ढोल दमाव मसक बीन गढ़सिंगा ये टीम तैयार की तो ये काम आगे बढ़ा। अपनी धरोहर न्यास के जितने पदाधिकारी हैं उनको राज्य सरकार की ओर से, गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से बहुत बधाई दे रहा हूँ कि वो उत्तराखंड की संस्कृति पे, उत्तराखंड की परंपराओं पे, उत्तराखंड की विरासत पे, उत्तराखंड की जो हमारे विरासत है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज उनका यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक गोलजू यात्रा का एक अभिनव प्रयोग किया है। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने जागर परंपराएं हैं, हमारे जितने जो है धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए उनकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और यू कॉस्ट के माध्यम से, हमारी राज्य सरकार के माध्यम से जो भी उनके सुझाव हैं, उनके 10 सुझाव हमको दिए उन्हें शिक्षा विभाग के लिए, और मैं निश्चित रूप से उनके सुझावों को शिक्षा विभाग में अमल जरूर करूँ। चैनल वाले सभी देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं काष्ठकला का काम करता हूँ। और ये काम मैंने सोच के तब किया था जब मैं होटल में था दुबई, और मैंने वहाँ पे देखा कि कोई टूरिस्ट गढ़वाल में आता था तो उसको हम चीड़ के पेड़ के छिंचलो होते हैं, फूल उसको देते थे। तो मेरे दिमाग में आया था कि कुछ नया करना है और उत्तराखंड संबंधित करना, जो अपनी संस्कृति से संबंधित हो। तो तब जाके मैंने ढोल दमा बनाए थे। और मैं सच माने तो मैं किसी मंदिर संतरी को अपने तरफ से कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे देना देंगे हम खाएंगे क्या। इसलिए हम विभाग मंगाता है या कार्यक्रम संयोजक होता है वो मंगाते हैं, और ये इतना सौभाग्य है कि वो हमारे हाथों से उनको दिलाते हैं। जी, मंत्री जी कह रहे थे कि ढोल दमाओं शहरों में बज रहे हैं, गाँव में नहीं बज रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि गांव में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। मुख्य बात क्या, सम्मान नहीं है। अब नीचे हैं तो बुफे में खाना खा रहे, सब कुछ करे, कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गांव में सम्मान नहीं मिलता है। रही जैसे उत्पादों की बात जो हम बनाते हैं, उसका क्या है कि बाजारी करना नहीं है। बोलने को तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी बोले कि 1.5 का एक शॉप नहीं है, हम रखेंगे कहाँ अपना सामान। तो बेचने के लिए दुकान होनी बहुत जरूरी है। ये मांग हम सरकार से कभी से कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जैसे कार्यक्रम में आते हैं, भव्य कार्यक्रमों में आता हूँ, तो यहाँ पे ये फायदा मिलता है कि जो लोगों से जुड़ता हूँ और उनसे एक पहचान होती है। तो कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेते हैं, अच्छे ऑर्डर करते हैं। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं टीरी गढ़वाल जखनदार ब्लॉक से हूँ। खबर रामनगर से है, जहां आपको बता दें शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में 13 जून को ग्राम बेड़ाझाल निवासी सारिम की हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे मोहतसिम और अरमान दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से मिले आदेश पर पुलिस बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों आरोपियों के घरों पर गांव वालों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों से मुनादी कराते हुए कुर्की नोटिस चस्पा की गई है। पुलिस दोनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और न्यायालय के आदेश पर आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। हत्याकांड में हमारे द्वारा कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसी अभियोग में 2 वांछित अभियुक्त अरमान और मोहसिम अभी तक फरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की की आदेशिकाएं जारी हो चुकी हैं, जिनको हमारे द्वारा कल तामील किया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां आगे होने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष मधु सांगुड़ी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर विधायक सुमित हृदय ने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज में सबसे अधिक संघर्ष महिलाओं को झेलना पड़ता है, लेकिन अब समय आ गया है अब समय है कि महिलाएं नेतृत्व में आगे आ रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत करें। चाहे इस प्रदेश को बनाने की बात हो, चाहे जमीन आधार हो, महिलाएं हमेशा ही बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं। महिलाएं इस
पृथ्वी का, हर चीज़ का आधार हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ के कोई भी काम हो, महिलाओं की भागीदारी रहती है। तो महिला कांग्रेस का हमने विस्तार किया है। जितनी भी महिलाओं को हमने भागीदारी दी हुई है, सब पुरानी और कर्तव्यनिष्ठ महिलाएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। तो हमने उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर दायित्व दिया है। यहाँ पर हमारी उसको देखिए तलत एहतेशाम आई हुई हैं, ये 30 सालों से अपनी उसमें सेवा दे रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियों, संघर्षों और योगदान को नमन करते हुए कहा कि ये संगठन श्रमिकों की आवाज़ को बुलंद करता आया है और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में साठगांठ के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रमिकों के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहा। हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बहुचर्चित भारत माता मंदिर ट्रस्ट विवाद पर आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। मंदिर के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा मंदिर सचिव पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जो स्थिति बनी थी वो अब आपसी चर्चा और सहमति से सुलझ गई है। जगत गुरु आश्रम कनखल में हुई बैठक में शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया और महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। मेरे ऊपर वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जोना पीठाधीश्वर है, उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चलकर वैसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।